इतने दिनों के गैप के लिए एक बार फिर से आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगी और आप हमारा एक बार फिर से सपोर्ट करेंगे। रात के ठीक 3 बजे का वक्त था। हॉस्पिटल के बाहर सड़कें सुनसान पड़ी थी, लेकिन अंदर हर कोनों में मशीनों की बीप बीप और साइलेंट कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। इसी बीच हॉस्पिटल के एक बोर्डिंग रूम में नैन्सी ने अचानक एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल दी, जैसे किसी भयानक ख्वाब से खींचकर निकाला गया हो। उसका माथा पसीने से भीग चुका था, उसकी सांसें तेज थी और होठ अनजाने डर से कांप रहे थे। उसके मुंह से बस एक नाम निकला, आदित्य। उस आवाज में इतनी बेचैनी थी कि आदित्य, जो कुछ ही दूर पर कदम पर लैपटॉप पर केस फाइल चेक कर रहा था, तुरंत कुर्सी छोड़कर उसकी ओर दौड़ा। क्या हुआ? सब ठीक है ना नैन्सी? आदित्य की आवाज़ में साफ घबराहट थी। उसने नैन्सी के माथे पर हाथ रखा, जैसे उसके डर को छूकर समझने की कोशिश कर रहा हो। नैन्सी ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे कि उसे सामने देखकर चैन मिला हो। फिर उसने अपने डर को साइड रखते हुए कहा, रोज और अंशुमन, वो दोनों ठीक है ना? और युवराज के बारे में कोई लीड मिली? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द बिल्कुल सटीक था और नरम भी। उसका शब्द कांप रहे थे। अब ये गुस्से से था या फिर फिक्र से, ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं आदित्य ने एक पल को गहरी सांस ली। नहीं, अभी तक नहीं। टीम ढूंढ रही है, लेकिन रोज और अंशुमन का अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। उसके शब्द नैन्सी के दिल में और डर भर गए। वहाँ ले चलो मुझे, मुझे अभी वहाँ जाना है। नैन्सी का लहजा ना तो धीमा था ना जोरदार, बस इतना सख्त कि आदित्य जान गया इसे मना कर पाना नामुमकिन है। जिससे बिना एक और सवाल पूछे आदित्य उसके पास आया, उसके कंधों के नीचे हाथ डाला और नरमी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हॉस्पिटल का ठंडा लंबा कॉरिडोर, सफ़ेद लाइट्स के नीचे आदित्य के कदम तेजी से बढ़ रहे थे। नैन्सी ने अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन कान अब भी मशीनों से दूर आती बीप बीप सुन रहे थे। आदित्य ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास पहुंचा, जहां लाल सर्जरी इन प्रोग्रेस का बोर्ड जल रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन आदित्य की पकड़ अब और मजबूत हो चुकी थी। गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां खड़े चिराग और बाकी सभी की आंखें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी थी, जहां डॉक्टर घंटों से रोज और अंजुमन का जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या होगा। नैन्सी बेंच पर बैठी हुई थी। आदित्य के करीब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी सांसें हर बीतते मिनट के साथ बहुत तेज चलने लगी थी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आए। उनमें से एक नर्स के हाथों में एक नवजात बच्चा था। अचानक से उस बच्चे को देखकर कमरे में मौजूद सभी जगह लोग अपनी जगह थम गए। चिराग ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, वो दोनों कैसे हैं? जिसमें डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, सॉरी, लेकिन हम मिस रोज को नहीं बचा सके, लेकिन हमने उनके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। उन शब्दों ने जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नैन्सी की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसे जल्दी ही उन्हें बंद कर लिया। वहीं आदित्य ने उसके कंधे को ज़्यादा दर्द ना हो इसीलिए सही से पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसका गला सूख गया था। नैन्सी ने झट से डॉक्टर की तरफ देखा और पूछा, और अंशुमन, वो कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने उनकी गोलियों को निकाल दिया है। उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक है। अभी भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अगले कुछ घंटे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये बोलने के लिए कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं। जिसे सुनकर नैन्सी ने मुट्ठी कसकर बंद कर ली, एक लंबी सांस ली और फिर ठंडे सुर में बोली, जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत तो चुकानी होगी। जिस पर आदित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिससे उसे एहसास दिलाना चाहता हो कि वह उसके साथ हमेशा रहेगा। वहीं डॉक्टर ने हल्की हिचकिचाहट के बाद कहा, मिस ओब्रॉय, ये बेबी। जिस पर नैन्सी की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। वह इस वक्त सो रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी बंद छोटी छोटी पलकें, सर पर हल्के सुनहरे बाल और छोटा सा चेहरा
छोटे से हाथ पैर जिसे देखकर नैन्सी ने डॉक्टर को उसे पास लाने को कहा। इसे मेरे पास लेकर आओ। जिस पर डॉक्टर ने वो बच्चा नैन्सी को देना चाहा, लेकिन आदित्य ने हाथ बढ़ाकर उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में इस वक्त चोट है, तुम उस बच्चे को संभाल नहीं सकती। जिस पर नैन्सी ने उसे घूर कर देखा तो आदित्य ने वो बच्चा डॉक्टर से उसे सौंपने को बोला। डॉक्टर ने बच्चे को आदित्य की बाहों में रखा। आदित्य की हथेलियों ने उसे ऐसे थामा जैसे किसी ने दुनिया का सबसे नाजुक और सबसे कीमती टुकड़ा उसके हाथों में रख दिया हो। बच्चा बहुत हल्का था, इतना नन्हा कि सच में लगता था मानो कांच से बना हो। एक हल्की सी चोट भी उसे तोड़ सकती थी। आदित्य ने उसे नैन्सी की तरफ कर दिया जिससे वह इसे देख और छू सके। वहीं यह देखकर चिराग ने हैरानी से अपने बॉस को देखा। वो आदित्य, जो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था, आज किसी नन्ही सी जान को इतने सलीके से थाम रखा था। वहीं नैन्सी उस छोटे से बच्चे को देखने लगी। उसने खुद को बच्चे के करीब किया। उसकी नज़र बच्चे के छोटे छोटे चेहरे पर ठहर गई। गुलाबी गाल, बंद पलकें जिन पर वह मुश्किल ही 2-4 महीन पलकें थी, और होंठ इतने छोटे कि वो किसी फूल की पंखुड़ी जैसे लगते थे। ये पहली बार था जब नैन्सी ने किसी बच्चे को इतनी करीब से देखा था। वो ज़्यादातर बच्चों से दूरी बनाकर ही रखती थी। पहली बार था जब पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में किसी बच्चे को इतनी करीब से देखा था। आखिर इस बच्चे की क्या गलती थी जो इससे इतनी छोटी सी उम्र में इसकी माँ को छीन लिया गया। नैन्सी ने हल्के से उसके गालों को छूना चाहा। उसकी अंगुलियां धीरे धीरे बच्चे के गाल की तरफ बढ़ी, बस हल्का सा छूने वाली थी कि दो भी बीच में रुक गई। शायद डर गई थी कि वो नाजुक नींद में तोड़ न दे, और ये सोचकर कि इस मासूमियत ने अपने हाथों से थामने का हकदार नहीं है। आदित्य उसकी हर हरकत को देख रहा था। उसकी आंखें नैन्सी के चेहरे पर टिकी थी, मानो वो उसकी रगों में दौड़ते हुए हर इमोशन को पढ़ सकता था। वहीं नैन्सी ने आदित्य को देखते हुए पूछा, क्या मैं इसे छू कर देखूं? जिस पर आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिससे नैन्सी उस बच्चे को देखते बोली, कितना मासूम है ये, ना कोई डर ना कोई गुस्सा। शायद इसे पता भी नहीं है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक से उसे उस बच्चे को देखकर आदित्य की अतीत की यादें आ गईं, जब छोटे से नन्हे आदित्य ने अपनी माँ को गोद में लिया था, जिससे अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगा। क्या अब ये भी उसकी तरह ही सफ़र करेगा? उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी अंगुलियां फिर बच्चे के गाल तक गई। इस बार उसने हल्के से उसे छुआ। उस स्पर्श ने जैसे उसके सीने में दबा हुआ कुछ खोल दिया था, एक टीस जो कि उसे दबा रही थी। काश मैं अपने आदि के पास होती, पर जिंदगी ने मुझसे हर मासूम चीज छीन ली है। अब ये बच्चा, ये भी मेरी दुनिया का हिस्सा बन गया, तो इसे भी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसने बच्चे को और करीब किया। उसकी नाक से बच्चे ने हल्की सी खुशबू टकराई, दूध पाउडर, मासूमियत का मिला जुला एहसास, और उसी पर उसकी आंखों में ठंडक गायब हो गई, और वहाँ अब सिर्फ आँख थी। जिसने भी इसे इसकी माँ से अलग किया है, जिसने भी रोज़ की सांसें छीनी है, मैं कसम खाती हूँ उसकी हर सांस, हर पल, हर खुशी में छीन लूँगी। वो जितना डर से दूर भागेगा, मैं उतनी नज़दीकी से उसे पकड़ूंगी, और जो सज़ा मैं दूंगी वो उसकी रूह को भी जलाकर राख कर देगी। आदित्य उसकी आंखों पर को पढ़ रहा था। वो जानता था ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक वादा था, एक ऐसा वादा जो पूरा करने के लिए नैन्सी किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसने अपने होठ नैन्सी के सर पर रख दिए, जिससे नैन्सी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वहीं आदित्य ने बच्चे को नर्स को देते हुए कहा, इसका अच्छे से ख्याल रखो, कोई भी परेशानी इसे होनी नहीं चाहिए। जिस वजह से नर्स ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाते ही नैन्सी की अंगुलियां अब भी हल्की सी कांप रही थी, लेकिन वो कांपना डर का नहीं था बल्कि गुस्से का था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी, बस वही सख्त ठंडक थी जो तूफान से पहले आती थी। तभी चिराग ने फ़ोन पर किसी का कॉल आया, जिससे चिराग साइड में चला गया। थोड़ी देर बाद वह जल्दी से भागता हुआ आया। उसकी सांसें तेज और माथे पर पसीना और आंखों में वो चमक जो सिर्फ तब आती थी जब शिकार नज़दीक होता था। बॉस, लोकेशन मिल गई है। उसकी आवाज़ में उतावलापन और खतरे की गंध थी। वो आज रात ही मूव करेगा। अगर हमें वार करना है तो वह लोग आज ही हमला अटैक की परमिशन मांग रहे हैं। जिसे सुनकर नैन्सी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नज़र चिराग के आर पार निकल गई, जैसे वो पहले ही वहाँ पहुँच चुकी हो जहाँ दुश्मन छिपा हो।
सबको ख़त्म करो और उसे यहाँ लेकर आओ। इसके लिए किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जिस पर चिराग ने थोड़ी परेशानी के साथ कहा, लेकिन लेडी बॉस, वो जगह सेफ नहीं है। उन्हें पूरे रास्ता लड़ना पड़ सकता है। आदित्य, जो अब तक खामोश था, उसने अपना लैपटॉप घुमा दिया। स्क्रीन पर लाल लाल बिंदु चमक रहे थे, जो कि ब्लैक होल ने उस जगह की लोकेशन भेज दी थी। जैसे दुश्मन की मूवमेंट, उनकी पोजीशन, हर रूट की डिटेल थी। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, ब्लैक होल पहले से ट्रैक कर रहा है। यहाँ से और लोगों को उसी जगह भेजो जल्द से जल्द, और उन्हें लेकर आओ। आदित्य की बात सुनकर नैन्सी ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां मेज के किनारे पर हल्के हल्के थम रही थी, जैसे अंदर से कोई ज्वाला उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसने बिना एक पल गवाए अपनी जैकेट उठाई और गन होल्डर से फिट कर दी। आंखों में वही ठंडा सन्नाटा भरते बोली, मुझे खुद भी जाना है। यह सुनकर अचानक से आदित्य ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे सीरियस होकर देखने लगा। वो हाथ पकड़ना किसी तरह की रोक तरह नहीं थी, बल्कि किसी अलार्म की तरह था। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी तरफ झुकते हुए अपनी ठंडी आंखों में उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं, तुम इस वक्त कहीं नहीं जाओगी। लगता है हमारी बीच हुई डील को तुम भूल रही हो। उसकी आंखें ठंडी थीं। वहीं यह सुनकर नैन्सी की भौहें तन गई थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो आदित्य। तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। ऐसे हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उसके चोट का ख्याल रखते हुए और कसकर पकड़ लिया। उसकी नज़रें उसकी नज़रों से जा टकराईं, बिना पलक झपकाए। हाँ, मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो मेरे लिए। और ये कोशिश नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, साथ ही मेरा वादा है। सुबह तक वो तुम्हारे सामने होगा, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े उसके साथ। लेकिन अभी तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और ना ही कोई भी जिद। जिसे सुनकर नैन्सी ने जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि आदित्य का चेहरा और पास आ गया। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो सिर्फ वो ही देख सकती थी। मत आजमाना वाइफी। इस वक्त अगर तुमने एक कदम भी गलत बढ़ाया तो मैं खुद तुम्हें रोक दूंगा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके ये बोलने से कॉरिडोर कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ थी। चिराग और बॉडीगार्ड भी बस सांसें रोककर उन दोनों को देख रहे थे। वहीं नैन्सी ने धीमे से अपनी हथेली आदित्य के हाथ से छुड़ाई और उसकी तरफ देखा। गुस्सा, लाचारी और थोड़ी सी नाराज़गी और जिसके साथ धीमी स्वर में बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ सुबह तक का समय है। मैं गिन रही हूँ हर सेकंड, और उसके बाद भी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। यह कहते हुए उसने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, व्हील चेयर लेकर आओ मेरी। उसकी आंखों में गुस्सा और इरिटेशन साफ दिख रही थी, जैसे अभी किसी को भी पल फट पड़ेगी। वहीं उसकी बात को सुनकर चिराग घबराहट में तुरंत मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी आदित्य ने उसे तेजी से अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी पकड़ और उसका ठंडा गुस्सा जो कि चिराग को रोकने के लिए काफ़ी था। मैंने कहा ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए उसने चिराग को छोड़ दिया। और वहीं नैन्सी ने यह सुना तो उसकी बाहें तन गई। उसने आदित्य को ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रही हो, तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। लेकिन आदित्य ने उसकी नज़र को अनदेखा करते हुए बिना एक शब्द बोले उसे अपने करीब खींचा और फिर उठाते हुए सीधा वार्ड की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने बेहद सावधानी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाया, इतना सलीके से जैसे वो उसकी जान हो। उस पल में नैन्सी का गुस्सा भी जैसे थम गया था, लेकिन उसकी आंखों की आग बुझी नहीं थी, बस कैद हो गई थी। सही वक्त का इंतजार करते हुए आदित्य ने उसे एक नज़र देखा और हल्के से उसके माथे को चूमते हुए बोला, आराम से आंखें बंद करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और अपने कोल्ड चेहरे के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में मानो सन्नाटा छा गया। नैन्सी वहीं लेटी रही। उसकी आंखें और सांसें गहरी थीं और उनकी आंखों में अब भी वही आग नाच रही थी। वो आग जो अब भड़केगी, जो किसी को बख्शेगी नहीं। रायना पांडे, तो कैसे हैं आप सब?
जानते हैं हमारी इस स्टोरी का बेहद ही पेशेंट के साथ बेत हो रहा होगा, लेकिन क्या करें। अगर आप लोग हमें कमेंट और रेटिंग देना ही भूल जाते हैं तो हम भी लिखना भूल जाते हैं। हमारा भी मन नहीं करता क्यों अपनी उंगलियों को दर्द करूं लिखने में, जब आप लोग बस पढ़कर चले जाते हैं। बाकी हमारी फीलिंग्स का तो आपको कोई असर ही नहीं। सोचिए ना, हम दिन रात मेहनत करके, दिमाग खपाकर, आंखें थकाकर, उंगलियां दर्द कराकर लिखते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपके ऊपर डालते हैं, और फिर हम जब कमेंट सेक्शन में झांकते हैं तो वहाँ पर बस 0 बटा सन्नाटा होता है, और सब्सक्राइब तो 0 ही होते हैं। 3 महीने तक लगातार ब्रेन स्टमकिंग, मतलब किरदार को करना, हर ट्विस्ट को प्लान करना, शब्दों को इस तरह से चुनना कि आप हर लाइन में खो जाएं। ये सब आसान नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं आपको खुश करने की, आपको पसंद करने की। हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं। हम उसे प्यार और रेटिंग कमेंट करना चाहिए ना, तो प्लीज़ कमेंट करना ना ही भूलना, जिससे आप आगे बढ़ते रहें। वहीं दूसरी तरफ उस सीक्रेट जगह पर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। वह चारों गेस्ट सोफे पर ऐसे बैठे थे जैसे ये किसी जगह उन्हीं की हो, जिससे उनके सामने खड़े होकर युवराज और नायरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह दोनों बस बिना इरिटेशन के गुस्साए हों। कमरे की हल्की पीकी लाइट उनके चेहरों पर तीखा पड़ रही थी, जिसमें एक लड़की जिसके लंबे बाल थे, कॉन्फिडेंट, ऐसा जैसे दुनिया उसके आगे झुकी हो, खूबसूरती ऐसी कि किसी की भी नजरें ना हटे। और उसके बाद 3 लड़के थे जिन्होंने काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए थे। नायरा, जो कि आमतौर पर किसी के सामने डरती नहीं थी, उन्हें देखते ही अनजाने में अपनी कुर्सी से पीछे खिसका चुकी थी। उसकी हथेली में हल्का पसीना था और आंखों के कोर में पुराना डर की परछाई साफ झलक रही थी। युवराज, जो सामने कूल होकर बैठा था, चुपचाप 4 गिलास कोल्ड ड्रिंक से भर रहा था। उसके हाथ तेज थे, लेकिन आंखें वो लगातार हर एक बॉडी लैंग्वेज स्कैन कर रहा था। नायरा के चेहरे से रंग उतर चुका था। वो इन्हें अच्छी तरीके से जानती थी, शायद वह भी जानती थी कि ज़्यादा इनसे दोस्ती नहीं की जा सकती। सबसे पहले बोलने वाली वही लड़की थी। वाइट शर्ट, वाइट जीन्स के साथ ब्लैक लॉन्ग कोट में वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। आंखों में तनी हुई चिंगारी, जैसे हर शब्द किसी को भी जला दे। तो यही है तुम्हारा सेफ हाउस, हाँ? उसकी आवाज़ में नफरत नहीं थी, लेकिन गुस्से का वो ठंडा रूप था जो और भी खतरनाक होता। काफ़ी अच्छा है तुम जैसे भगोड़ों के छुपने के लिए, उसने जैसे ये ताना मारते हुए कहा था। उसके बगल में बैठा पहला लड़का, लंबा चौड़ा, काली टी शर्ट में, थोड़े गुस्से के साथ बोला, ब्लडी लूजर्स। लड़के की आवाज़ में तिरस्कार टपक रहा था। वो टेबल के किनारे झुका, उसकी उंगलियां लकड़ी पर टक टक कर रही थी, हर टक जैसे युवराज नायरा की नाकामी पर थूक रहे हो। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सच कहूँ, हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारी जैसी नाकामियों पर बर्बाद करें। उसने एक पल रुककर ठंडी सांस ली और फिर अपने जबड़े खींचते हुए बोला, तुम जानते हो ना ऊपर वालों का मूड कैसा है ना? आदित्य और उसकी टीम तुम्हारे हाथ से फिसल गई, और अब तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी हमें साफ करनी पड़ रही है। आखिर जब ऋषभ खून में लथपथ होकर मरा पड़ रहा था, तब तुम दोनों आखिर कहाँ दफन हो गए थे? युवराज की मुट्ठियां कस गई थी। उसके यहाँ नसों में इतनी खिंच चुकी थी कि मानो फट ही जाएंगी। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन वो आग अभी कैद थी। वहीं नायरा का चेहरा एकदम सफ़ेद हो चुका था। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ कहने की हिम्मत की। हमारी वजह से नहीं, हालात ऐसे। जिस पर तीसरा लड़का, जो अब तक चुपचाप उनकी बर्बादी सुन रहा था, अचानक कुर्सी के आगे झुका। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी और होठों पर एक जहरीली नुकीली मुस्कुराहट। शट अप। उसकी आवाज़ इतनी धारदार थी कि कमरे की हवा भी कांप उठी। हालात नहीं, ये तुम्हारी नाकामी है, सीधी बात करो। वो और करीब झुका, युवराज और नायरा के बीच की जगह को अपने जहर से भरते हुए बोला, तुम्हें बहाने नहीं बनाने चाहिए, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि ऊपर वाले फेलियर्स को दूसरी बार मौका नहीं देते, और शायद अगली बॉडी तुम्हारी ही हो। उसकी आंखों में घूरने वाली ठंडक थी। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो दो कौड़ी की क्वीन और आदित्य तुम्हें चकमा देकर कैसे निकल गया। हाँ, एक सेकंड, कहीं तुम दोनों भी तो उनसे मिल तो नहीं गए थे ना? उसकी आंखों में शक के साथ दोनों को देख रही थी, जिससे युवराज की आंखें सिकुड़ गईं। वो कुर्सी के पीठ से टिक गया, जैसे अब उसकी हर सांस सोच समझ कर निकलेगी। उसने धीमे मगर गुस्से को चबाते हुए लहजे में कहा, सीनियर, एक बात आपको साफ कर दूं, हम मर जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ गद्दारी का तो ख्याल कभी दिल में भी नहीं लाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम बस बैठे बैठे हार गए, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आदित्य को पकड़ना
कोई बच्चों का खेल नहीं है। और वह बात तो आप भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और ऊपर वाले भी। वरना इतने साल हो गए, क्यों अभी तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। जहाँ तक उसकी वाइफ यानी कि क्वीन की बात है, अगर आपको लगता है कि हम बस, तो वह अगर इतनी आसानी से हमारे हाथ आ जाती तो क्यों नहीं, अब तक हम उसे पकड़ चुके होते। उसने हल्का सा कड़वा सा ठहाका लगा कर बोला। वो औरत, उसे कम आंकने की भूल तो मत ही करिएगा। वह किसी भी चाल में फंसने वाली नहीं है। वो अपने ही दिमाग से खेलती है, और इसी वजह से उसने अभी तक हमारे बनाए सारे प्लान पर पानी भी फेर दिया है और हर किसी को टपका दिया है। उसकी आंखों से बचना इम्पॉसिबल है। फिर उसने एक लंबा सांस खींचा और बेहद रुक रुक कर कहा, बल्कि आपको पता है उसके साथ काम करते हुए वो किसकी तरह लग रही थी? उसकी नज़रें सीधे सीनियर पर टिक गई। कमरे में सन्नाटा उतर आया। वहीं सभी लोग उसकी बात को बड़े ही गौर से सुन रहे थे। नैन्सी राजवंश, ये नाम सुनते ही सब लोग जैसे अचानक से साइलेंट हो चुके थे। बस इतना ही कहना था कि टेबल के उस पार बैठे चारों लोगों के चेहरे का रंग जैसे खिंच गया, आंखें सिकुड़ गई, जैसे अचानक किसी ने भूत का नाम उनके कानों में पड़ गया हो। वो गुरूर, तिरस्कार जो अब तक उन सभी के चेहरों पर था, पल भर में ठंडे पानी पसीने में बदल गया था। वहाँ का माहौल अब ऐसा था मानो हवा भारी हो गई हो। हर एक का दिमाग अपने अपने अतीत की तरफ भागने लगा, और वहाँ वही एक छाया खड़ी थी, नैन्सी राजवन। तो आज से स्टोरी हमारी कंटिन्यू होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लीज़ 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 जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़।